हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन एचएपी एंड पैथोफिजियोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न को समझने से पहले थोड़ा हम लोग गो थ्रू करेंगे सेल साइकिल्स के बारे में और बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि डिवीज़न के दौरान यूज़ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सेल साइकिल क्या होती है। ओके, सो जैसे एक ह्यूमन बर्न बॉर्न होता है तो उसके बाद उसके लाइफ में कुछ स्टेजेस आते हैं। लाइक सबसे पहले चाइल्डहुड स्टेज, उसके बाद एडोलसेंस स्टेज, फिर यूथ एज और यंग एज, फिर ओल्ड एज। तो जैसे एक ह्यूमन की लाइफ में कुछ स्टेजेस आते हैं वैसे ही सेल जब बॉर्न होती है, जब वो डिवाइड होती है तो उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही स्टेजेस आते हैं। तो हमें उन्हीं स्टेजेस को पहले समझना है सेल साइकिल के अंदर। तो सबसे पहली स्टेज जो आती है वो होती है गैप वन फेज, जो डिवीजन के जस्ट बाद आती है, जिसको जीवन फेज भी बोलते हैं। ओके, गैप वन फेज में सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करती है, अपने साइज में ग्रो करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है सिंथेसिस फेज के लिए। सिंथेसिस फेज एक ऐसा फेज है जिसमें सेल का डीएनए रिप्लिकेशन होता है, यानी सेल के अंदर जो जो भी कंटेंट अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है उस डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। रिप्लिकेशन होने से वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है। और सिंथेसिस फेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है G2 फेज, जिसमें सेल अपने आप को एम फेज के लिए प्रिपेयर करती है। तो गैप वन फेज और गैप टू फेज एक तरह के प्रिपरेटरी फेज हैं, जहां पर सेल अपने आप को कंजिक्यूटिव फेज के लिए प्रिपेयर करती है। और ये तीनों स्टेजेस, गैप वन स्टेज, एस स्टेज और ये G2 स्टेज, ये तीनों स्टेजेस आते हैं एक फेज के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। और सिर्फ इस वाले फेज को, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं, इस स्टेज को हम लोग एम फेज बोलते हैं। ओके, तो सेल साइकिल दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। ओके, इंटरफेज और एम फेज मिलाकर पूरा सेल साइकिल बनता है। इंटरफेज में तीन स्टेजेस आते हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। और एम फेज हमारा डिवीजन का फेज होता है। एम फेज ही हमारा डिवीजन फेज होता है। तो एक्चुअली में सेल डिवीजन के अंदर हमें एम फेज की ही स्टडी करनी पड़ती है। और G1 फेज, एस फेज और G2 फेज ये तीनों हमारे इंटरफेज हैं, जो कि सेल साइकिल की कुछ स्टेजेस हैं जिसमें सेल अपने साइज को ग्रो करती है, अपने अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस कराती है, जो भी एस फेज के लिए नेसेसरी है। और G2 फेज में अपने आप को इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती है जैसे उसे एम फेज में, डिवीजन फेज में जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो वो चीज़ें उसके पास अवेलेबल हो जाए। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। Cell division is a biological process in which a parent cell divides to produce a two daughter cells. सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है जिससे आप डिवीजन प्रोसेस वर्ड से समझ रहे होगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में अपने आप को डिवाइड कर रहा है। ओके, सो अ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। ओके, तो वही प्रोसेस जो है हमारा सेल डिवीजन कहलाता है। इट इज़ इसेंशियल, क्यों होना ज़रूरी है सेल डिवीजन? फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। हमारी बॉडी में अगर ग्रोथ, डेवलपमेंट और टिश्यू को रिपेयर करना है तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और भी है, लाइक रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को करने के लिए हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न का होना ज़रूरी है। सेल डिवीजन जो है कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट से बनता है, लाइक सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑक्यूरिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ वन सेल अंटिल इट्स डिवाइड इनटू द डॉटर सेल इज नोन एज सेल साइकिल। सेल, जब एक सेल फॉर्म होती है, एक सेल बनती है, और उसके बाद वो जब तक डिवीजन करके और फिर से न्यू डॉटर सेल्स नहीं बना लेती हैं, उस दौरान कुछ सीक्वेंस होते हैं, उसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। तो लाइक जैसे ही यहाँ पर G1 फेज स्टार्ट होगा, एक सेल का फॉर्मेशन होगा, वो सेल अपने सेल साइकिल को कंप्लीट करके अब यहाँ पर एस फेज पे आने के बाद उस सेल का साइज ग्रो कर जाएगा। और फिर यहाँ पर उसके अंदर का जो डीएनए कंटेंट है वो डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। और फिर यहाँ से वो फिर से अपने आप को प्रिपेयर करेगी सेल, और एम फेज में इंटर करने से पहले जो भी एसेंशियल एंजाइम्स थे वो बन जाएंगे। और फिर यहाँ पर वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से जो है सेल साइकिल वर्क करता है कुछ सीक्वेंस ऑफ
इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है इंटरफेस, जो कि मैंने आप लोग को बताया, ये प्रिपरेटरी फेजेस भी हो जाते हैं। इसमें 3 स्टेजेस आते हैं, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज और गैप 2 फेज। गैप 1 फेज क्या है? द सेल ग्रोज इन साइज, सेल का साइज इंक्रीज होता है। ओके, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस एंड कैरी आउट द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सिंथेसिस स्टेज में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। एस फेज, द सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए रिप्लिकेशन ऑकर्स। इस स्टेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है। ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स टू फॉर्म 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। हर क्रोमोसोम जो है अपने आप को डुप्लीकेट बना लेता है, यानी कि डबल अमाउंट में बना लेता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन करके। G2 फेज क्या होता है, जिसे हम लोग गैप 2 फेज भी बोलते हैं। इसमें सेल अपने आप को अगेन प्रिपेयर करती है फॉर एंटरिंग इनटू द एम फेज। ओके, द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो, इसमें लिखा भी हुआ है कि सेल कंटिन्यू करती है ग्रो को, एंड सिंथेसाइज अ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर डिवीजन। उस तरह के प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी जो प्रोटीन डिवीजन फेज के लिए यानी एम फेज के लिए रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, एम फेज जिसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज या डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं। दिस फेज इंक्लूड द न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और इन दोनों डिवीजन के बाद यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बाद एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन हम किसे कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन है ए माइटोसिस डिवीजन, सेकंड इज माइटोसिस डिवीजन एंड थर्ड इज मियोसिस डिवीजन। मियोसिस और ए माइटोसिस डिवीजन जो है एम फेज के दौरान ही होते हैं, यानी एम फेज के अकॉर्डिंग ही होते हैं। बट ए माइटोसिस एक स्पेशल काइंड का डिवीजन है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस बिल्कुल एज इट इज़ वैसा नहीं होता है जैसे मियोसिस और माइटोसिस में होता है। ओके, सो ए माइटोसिस, जिसको हम लोग डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं, इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन। ये एक सेल डिवीजन का सिंपल रूप है, वेयर द न्यूक्लियस डिवाइड डायरेक्टली विदाउट द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एंड इट इज सीन इन बैक्टीरिया एंड सम प्रोटोजोआ। इस तरह का डिवीजन जो है बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ में होता है, यानी कि ये जो डिवीजन है ये एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ओके, ये डिवीजन एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। और इसमें जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन है और एक्चुअल जैसे कैरियोकाइनेसिस होना चाहिए वैसा एक्चुअल पूरा प्रोसेस नहीं होता है। ये एक तरह का सेपरेशन है, जिसमें एक डॉटर सेल डायरेक्टली, एक मदर सेल डायरेक्टली 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और जो हमारे दोनों बाकी के सेल डिवीजन है मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस दोनों अलग सेल डिवीजन है जो कि प्रॉपर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सेल जो है इक्वेशनल डिवीजन करती है, यानी क्रोमोसोम नंबर जो है इसमें इक्वल रहते हैं। ठीक है, और मियोसिस में सेल एक रिडक्शनल डिवीजन करती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाते हैं। मियोसिस के दौरान एक सेल अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेती है। ओके, एक सेल अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। अगर यहाँ पर डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है तो दोनों डॉटर सेल्स में भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ओके, बट मियोसिस के दौरान अब एक सेल अपने आप को 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है, और वो 4 डॉटर सेल्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग होते हैं। यानी कि जो भी 4 डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे वो 4 डॉटर सेल्स मदर सेल के कंपैरिजन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग होंगे। अगर मदर सेल के पास 2n क्रोमोसोम यानी डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, तो जो भी 4 नए सेल्स बनेंगे उन सारी सेल्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशनल डिवीजन इसलिए है क्योंकि जितने क्रोमोसोम मदर सेल में है उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में है। और ये रिडक्शनल डिवीजन इसलिए है क्योंकि जितने ही क्रोमोसोम मदर सेल में है उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं डॉटर सेल्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझ लेते हैं ताकि सेल डिवीजन का प्रोसेस हमें बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसे कहते हैं? आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है, जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है वो हमें इंटरफेस के दौरान दिखाई देता है। यानी कि अगर इंटरफेस के दौरान हम अंडर द माइक्रोस्कोप न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा क्रोमैटिन थ्रेड दिखाई देगा। ओके, और क्रोमैटिन थ्रेड जब डिवीजन फेज में सेल इंटर करती है यानी एम फेज में इंटर करती है सेल,
तो हमें ये क्रोमैटिन थ्रेड नहीं विजिबल होता है। उस समय जो स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देता है वो एक्चुअली में एक क्रोमोसोम होता है। वो एक्चुअली में एक क्रोमोसोम होता है, यानी कि इंटरफेज के दौरान क्रोमैटिन कुछ ऐसा दिखाई देता है और वही क्रोमैटिन थ्रेड डिवीजन फेज में यानी एम फेज में कुछ क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ये भी वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटरफेज में हम क्रोमैटिन थ्रेड कह रहे थे, उसे हम लोग अब क्रोमोसोम कहेंगे। डीएनए इज अ डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि पहले तो सारी सेलुलर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इंफॉर्मेशन को कैरी भी करता है। जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब हो वंशागति, यानी कि कैसे एक वंश से दूसरे वंश तक यानी एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, उसी को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और ये सारी सेलुलर एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी इसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। जीन क्या होता है? A gene, a specific segment of DNA that contains the particular trait or characteristics। एक डीएनए का कोई एक ऐसा सेगमेंट, लेट सपोज दिस क्रोमैटिन इज अ डीएनए, ओके। इस डीएनए का कोई एक ऐसा सेगमेंट जो कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट, ट्रेट मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, इसे लक्षण भी बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर ट्रेट या कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है कैरी करता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। यानी किसी एक छोटे से सेगमेंट को, डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को ही हम लोग, एक छोटे से भाग को ही हम लोग जीन बोलेंगे। नेक्स्ट है क्रोमैटिन। ड्यूरिंग इंटरफेज डीएनए एग्जिस्ट एज अ थिन थ्रेड लाइक नेटवर्क कॉल्ड द क्रोमैटिन। इंटरफेज में जो डीएनए है वो क्रोमोसोम जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में हमें सेल के अंदर दिखाई देता है, उसी को क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। ओके, क्रोमैटिड क्या होता है? आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स कॉल्ड द क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम एक्चुअली में कुछ ऐसा दिखाई देता है, ओके, सॉरी, एक क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखाई देता है एक्चुअली में। और इस क्रोमोसोम को जब एक क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखाई देता है और जब इस क्रोमोसोम को सेल डिवीजन के बाद देखेंगे तो वो कुछ ऐसे टू आर्म्स में स्प्लिट हो जाता है, जिनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ओके, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम के ही सेपरेटेड आर्म्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है टू आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स जॉइन टुगेदर इज कॉल्ड द सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पर जो दोनों आर्म है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये दोनों आर्म है, ये दोनों एक दूसरे के द्वारा जुड़े होते हैं, इसी को हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। सेंट्रोमर। सेंट्रोमर एक सेंटर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के, जो दोनों आर्म्स को ज्वाइन करके रखता है, उसी को हम लोग सेंट्रोमर कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, so centromer is a centromer, the constricted region where the sister chromatids remain attached। जिस पोर्शन से सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड होती है उसी पोर्शन को हम लोग सेंट्रोमर कहते हैं। काइनेटोफोर। काइनेटोकोर, a protein structure located in the centromer where the spindle fiber attach। स्पिंडल फाइबर जहां पर अटैच होती है वहां पर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। तो स्पिंडल फाइबर एक्चुअली में सेंटर में अरेंज होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे सही कर देते हैं। काइनेटोकोर जो है वो एक्चुअली में यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा। काइनेटोकोर सेंटर में ही लोकेटेड एक प्रोटीन होता है, उसे बोलते हैं, जहाँ पर हमारा स्पिंडल फाइबर ज्वाइन करता है। नेक्स्ट है होमोलॉगस क्रोमोसोम। जब एक पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक क्रोमोसोम जो है पैटर्नल साइड का हो और एक क्रोमोसोम मैटरनल साइड का हो, उसे होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम का एक पेयर जिसमें एक क्रोमोसोम फादर साइड का हो और एक क्रोमोसोम मदर साइड का हो, उसे हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे। लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। So a pair of chromosome where one chromosome consists of
paternal side and one chromosome consists of maternal side, they both contain the identical traits. इन दोनों क्रोमोसोम्स में आइडेंटिकल ट्रेट्स होते हैं, लेकिन कुछ ट्रेट फादर साइड के होते हैं, पैटर्नल साइड के होते हैं, और कुछ मैटरनल साइड के होते हैं, मदर साइड के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, उसे भी देख लेते हैं। 1 मिनट। ओके, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को भी समझ लेते हैं क्या होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एक्चुअली में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इंडिकेट करते हैं कि अगर एक सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम लोग हैप्लॉइड कहेंगे, और अगर एक सेल के अंदर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी सेट्स में प्रेजेंट है क्रोमोसोम, तो उसे हम लोग डिप्लॉइड कहेंगे। लाइक अगर क्रोमोसोम फादर साइड और मदर साइड ये एक सेट में प्रेजेंट है तो दैट इज अ डिप्लॉइड सेट, इसे हम लोग डिप्लॉइड कहेंगे। ओके, और अगर सिर्फ कोई एक क्रोमोसोम वहां प्रेजेंट होगा, दोनों क्रोमोसोम सेट में नहीं प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम लोग हैप्लॉइड कहेंगे। ओके, यहाँ लिखा भी हुआ है अ सेल कंटेनिंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 23। हमारी बॉडी के अंदर 23 का पेयर होता है, यानी 46 क्रोमोसोम होती है। बट अगर किसी सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम है तो उसे हम लोग हैप्लॉइड सेल कहेंगे, और अगर किसी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो उसे हम लोग डिप्लॉइड कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन को अब समझ लेते हैं। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। इट इज़ ए इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। यहाँ पर 3 बनी हुई है, इसको आप माइंड ना कीजिए। सिर्फ टू डॉटर सेल्स में जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है तो यहाँ पर उसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं, और इसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं, यानी कि अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो सेल्स के अंदर भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स अगर 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर है तो फॉर्म होने वाली डॉटर सेल्स के अंदर भी 14 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। ओके, mitosis is a type of cell division in which one diploid parent cell divides to form two genetically identical diploid daughter cells। यानी कि एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल जब अपने ही जैसे, यानी कि सिमिलर, इक्वेशनल डिवीजन को हम लोग कॉपी डिवीजन भी बोलते हैं। ओके, तो अपने ही जैसे सिमिलर टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं दैट इज हैविंग अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। So this type of division is called mitosis division. So mitosis is the cell division जिसमें एक parent cell अपने ही तरह के identical two daughter cells का formation करता है। इस तरह का डिवीजन बॉडी के सोमैटिक सेल्स में होता है, यानी कि बॉडी के सारे सेल्स के अंदर, सोमैटिक सेल्स के अंदर जो डिवीजन होता है उसे हम लोग माइटोसिस डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस डिवीजन के। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसी डिवीजन के थ्रू हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, यानी कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी का ग्रोथ इसी डिवीजन के थ्रू होता है। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट डैमेज सेल्स, अगर कोई सेल हमारी डैमेज हो गई है, कोई वॉर्न आउट हो गई है, फट गई है कोई सेल्स टिश्यूज, तो वहाँ पर इसका रिपेयर इसी डिवीजन के थ्रू होता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन बॉडी सेल्स, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है एज इट इज कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी सेल्स में क्रोमोसोम नंबर को भी मेंटेन करके रखता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि माइटोसिस के प्रोसेस के जरिए भी होता है। ठीक है, तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है और वो एकदम सेम आइडेंटिकल होते हैं, और इस तरह का डिवीजन हमारी बॉडी के रिपेयर और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके, कुछ फेजेस होते हैं माइटोसिस के, जल्दी से उनको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला फेज है प्रोफेज। मियोसिस का सबसे माइटोसिस का सबसे पहला फेज आता है प्रोफेज। इस फेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसका रिलेवेंट डायग्राम यहाँ पर है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेज एंड द लॉन्गेस्ट फेज। ये सबसे पहला फेज होता है और सबसे लंबा फेज होता है माइटोसिस का। ओके, क्रोमेटिन कंडेंस्ड एंड शॉर्टेंड टू फॉर्म अ विजिबल क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर न्यूक्लियस के अंदर क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। ठीक है, वो क्रोमोसोम बना लेता है, तो जिसे हम लोग यहाँ पर क्रोमेटिन को ही क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ लिखा है क्रोमेटिन कंडेंस एंड शॉर्टेंस टू विजिबल टू फॉर्म अ विजिबल क्रोमोसोम।
क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंड एट अ सेंट्रोमर। और हर एक क्रोमोसोम जो है वो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स में स्प्लिट हो जाता है। ये फर्स्ट सिस्टर क्रोमैटिड और ये सेकंड सिस्टर क्रोमैटिड, जो कि सेंट्रोमर से जुड़ा होता है। ठीक है। सेंट्रियोल मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। सेंट्रियोल जो है, ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये सेंट्रियोल है और ये अपोजिट पोल की ओर मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। यानी कि एक सेंट्रियोल यहाँ आ जाएगा और दूसरा सेंट्रियोल यहाँ आ जाएगा। ओके, अपोजिट पोल की ओर मूव कर लेंगे। यानी कि अगर एक सेंट्रियोल यहाँ स्टे करता है तो अगला सेंट्रियोल यहाँ आ जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है। स्पिंडल फाइबर बिगेन टू फॉर्म। इसी स्टेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और न्यूक्लियस पूरी तरह से डीजनरेट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अदर सेल ऑर्गेनेल्स हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से डीजनरेट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है। उसके बाद सेल इंटर करती है माइटोसिस के दूसरे फेज में, जिसको हम लोग मेटाफेज बोलते हैं। मेटा वर्ड का मतलब होता है इक्वेटर। ओके। सो अ क्रोमोसोम अटैच टू स्पिंडल फाइबर थ्रो काइनेटोकोर। काइनेटोकोर मैंने आपको बताया कि एक प्रोटीन है जिसकी मदद से स्पिंडल फाइबर से सारे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं। तो अगर इफ दिस इज अ क्रोमोसोम, ओके, लेट मी ड्रॉ इट वन मोर टाइम। So let's suppose this is a chromosome, और इन दोनों क्रोमोसोम में काइनेटोकोर के साथ एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है और स्पिंडल फाइबर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इस काइनेटोकोर से जाकर अटैच हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम जो कि अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ है, ओके, वो कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है कि उसमें क्रोमेटिड्स जो हैं वो एज इट इज अटैच्ड रहते हैं काइनेटोकोर के जरिए। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा शेप इनहेंस हो जा रहा है, तो उसको जाने देते हैं। ऑल क्रोमोसोम्स अलाइंग देमसेल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो एक तरह से अपने आप को इक्वेटर पे अजाइन कर लेते हैं। दोनों सेंट्रोमर्स जो हैं वो सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपोजिट पोल पे मूव कर चुके हैं। और ये जो ब्लैक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये स्पिंडल फाइबर है जो क्रोमोसोम को अटैच कर रहा है। ओके। आपको कहीं कहीं पे दिख रहा होगा कि स्पिंडल फाइबर्स जो है वो किसी से नहीं जुड़ा है, वो दूसरे सेंट्रियोल तक एज इट इज आ गया है। तो इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। जो किसी से नहीं अटैच होता है इसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और जो क्रोमोसोम सेंट्रोमर से अटैच होता है उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ओके, इसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। दिस अरेंजमेंट इंश्योर द इक्वल सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। इस अरेंजमेंट से सिस्टर क्रोमेटिड्स का इक्वल सेपरेशन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हैं, इसीलिए इस फेज को हम लोग मेटाफेज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फेज है हमारा एनाफेज। अब जो हमारे सेंट्रोमर्स थे वो डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि जो सेंट्रोमर्स सेंटर में जो प्रोटीन था वो स्प्लिट हो जाएगा। हाफ प्रोटीन एक पोल की ओर जाएगा और हाफ प्रोटीन एक पोल की ओर जाएगा। तो हर एक प्रोटीन से एसोसिएटेड सिस्टर क्रोमेटिड भी अपने अपने कंजिक्यूटिव पोल की ओर ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रोमर्स डिवाइड, दोनों सेंट्रोमर्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड बिकम अ डॉटर क्रोमोसोम्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं हाफ हाफ में और वो डॉटर क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। दे मूव टू द अपोजिट पोल्स बाय द शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। फिर स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अपोजिट पोल की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में एक्चुअली में क्या होता है, क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल। जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल्स की ओर पहुंच चुका होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर, यहाँ लिखा भी हुआ है रीअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। ठीक है। और क्रोमोसोम जो है वो जो कंडेंस्ड होकर क्रोमेटिन जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना था, वो क्रोमोसोम अगेन डीकंडेंस हो जाता है, अनकॉइल्ड हो जाता है, ताकि वो वापस से क्रोमेटिन बन जाए। ओके। तो अगर दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है तो वो दोनों डॉटर सेल के न्यूक्लियस में अब अगर हम देखेंगे तो वो क्रोमोसोम ना दिखाई देके हमें वहां पर क्रोमेटिन जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वही दिखाई देगा, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे जैसे कि पेरेंट सेल में थे। ठीक है। और उसके बाद
जो दोनों सेल है यहाँ पर अभी सेपरेट नहीं हुई है, ठीक है। वो सेपरेट कब होगी? एनिमल सेल में जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है तो यहाँ पर एक डिप्रेशन बनता है जिसको हम लोग क्लीवेज फरो कहते हैं, ठीक है। इस सेंटर में एक डिप्रेशन डिप्रेशन यानी ऐसे कुछ दबे हुए भाग को हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब डिप्रेशन बनता है इसको हम लोग क्लीवेज फरो कहते हैं। द फरो डीपेंस और धीरे धीरे ये गहरा होता जाता है और फिर एक सेल जो है एक तरह का साइटोप्लाज्म का सेपरेशन कर लेती है और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल ये जो डिवीजन का प्रोसेस है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस जो है वो एज इट इज नहीं होता है। दो सेल के बीच में कोई फरो नहीं बनता है, यहाँ पर बनता है एक सेल प्लेट जो कि गोल्गी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। और जब सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो सेल अपने आप साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर लेती है और फिर सेपरेट हो जाती है। अ सेल प्लेट अपीयर्स एट द सेंटर, सेल प्लेट ग्रोस आउटवर्ड्स एंड फ्यूजेस, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। यानी कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और फिर वो डिवाइड कर लेती है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो एज अ रिजल्ट हमें टू डॉटर सेल्स मिल जाती है। एट द एंड ऑफ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जो कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों स्टेप्स होने के बाद वन पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल प्रोड्यूस कर लेती है जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। जेनेटिकली आइडेंटिकल कहने का मतलब है उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है जिसे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट डिवीजन है हमारा मियोसिस डिवीजन, जिसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसे रिडक्शन डिवीजन कहने के लिए इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में होते हैं वैसे क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में ट्रांसफर नहीं होते हैं। अगर पेरेंट सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यानी 2n क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होते हैं। यानी कि जो एक्चुअल कंटेंट क्रोमोसोम का पेरेंट्स में है उसका हाफ कंटेंट ही डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होता है। ओके, मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट ऑकर्स इन अ जर्म सेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिनको हम लोग गोनैडिक सेल्स भी बोलते हैं। ओके, इनको हम लोग गोनैडिक सेल्स भी बोलते हैं। तो आप सोमैटिक और गोनैडिक याद रखेंगे। माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है और मियोसिस गोनैडिक सेल में होता है। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है जो कि गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं। लाइक स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए इस डिवीजन का यूज होता है और ओवम के फॉर्मेशन के लिए ये वाला डिवीजन होता है। इट इन्वॉल्व वन डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय टू सक्सेसिव डिवीजन। इसमें एक डीएनए रेप्लिकेशन होता है और दो बार डिवीजन होता है जिससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी मियोसिस में माइटोसिस में 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ था और मियोसिस में 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। इस फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वन फॉर फ्रॉम मैटरनल साइड एंड वन फ्रॉम पैटर्नल साइड। वन मदर की साइड का है, वन फादर की साइड का है। और सबसे पहले ही रिडक्शनल डिवीजन होगा। ओके, और रिडक्शनल डिवीजन के बाद जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हाफ सेपरेट हो जाएंगे और उन हाफ सेपरेट हुए क्रोमोसोम में फिर एक तरह का माइटोसिस डिवीजन होगा जो कि एक इक्वेशनल डिवीजन है। और फिर हर हाफ डिवाइड हुई सेल फिर से दो सेल्स में डिवाइड होगी और फिर वहां पर हमारे 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये सेल भी 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगी और ये सेल भी 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगी, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? वन रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, टू न्यूक्लियर डिवीजन। एक बार रिप्लिकेशन हो रहा है और 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, वहाँ 2 डॉटर सेल्स बन रही थी और यहाँ 4 डॉटर सेल्स बनेगी। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। जैसा पेरेंट सेल में है वैसा आइडेंटिकल क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में नहीं प्रेजेंट रहता है। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स प्रोड्यूसिंग अ जेनेटिक वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर का भी एक प्रोसेस होता है इसी डिवीजन के दौरान जिससे जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन यानी कि जो पेरेंट सेल थी उससे न्यू सेल में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं। ओके, ऑकर्स इन गोनैड्स ड्यूरिंग अ गैमेट फॉर्मेशन, गोनैड्स के अंदर होते हैं। गोनैड्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है, इसीलिए हमने बोला कि गोनैडिक सेल्स के अंदर होता है। ओके, गोनैड्स के अंदर होता है यानी गोनैडिक सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए हम लोग इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। चलिए, मियोसिस जो है 2 स्टेजेस में होता है, तो सबसे पहले हमें मियोसिस 1 पढ़ना पड़ेगा। ओके, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 को समझेंगे। मियोसिस 2 बिल्कुल एज इट इज है जैसा कि माइटोसिस होता है, तो बस हमें मियोसिस 1 को ही अच्छे से पढ़ लेना है। ओके,
मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 होता है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसमें और भी सब स्टेजेस होती हैं लाइक लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। ओके, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस, ये 5 स्टेजेस होती हैं प्रोफेज में, जो कि मियोसिस 1 के अंदर होता है, इसीलिए ये सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज हो जाता है। लिप्टोटोन स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है विजिबल बिकम विजिबल, जो कि क्रोमैटिन है वो वापस से क्रोमोसोम बन जाता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अब वहाँ नहीं दिखाई दे रहा। ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, और हर क्रोमोसोम जो है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में स्प्लिट हो जाएगा। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है सबसे पहले वो क्रोमोसोम बन जाएगा और क्रोमोसोम अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स में स्प्लिट हो जाएगा, दैट इज लिप्टोटीन स्टेज। ओके, जो कि आपने प्रोफेज में पढ़ा था माइटोसिस डिवीजन के दौरान। जाइगोटिन डिवीजन क्या है, जाइगोटिन फेज क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम कम क्लोजर, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो क्लोजर आ जाते हैं, एक पास आ जाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे बोलेंगे, एक क्रोमोसोम हमारी सेल के अंदर एक ऐसा क्रोमोसोम जो फादर साइड का है और एक ऐसा क्रोमोसोम जो मदर साइड का है, जब इस तरह के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्रोमोसोम, लेट सपोज मैं बोल दूं कि ये वाला क्रोमोसोम जो फादर साइड का है वो हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी में हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल एक मदर का भी क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और जब दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के क्रोमोसोम एक पास आ जाते हैं तो उसे हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, साइनेप्सिस, पेयरिंग ऑकर्स बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम में साइनेप्सिस हो जाता है। साइनेप्सिस होने के बाद कुछ बाइवेलेंट, जिसे हम लोग टेट्राड भी कहते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो चलिए मैं इसको आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा होता है कि वन क्रोमोसोम जो कि फादर साइड का है, ओके, वन क्रोमोसोम जो कि फादर साइड का है और वन क्रोमोसोम जो कि मदर साइड का है, वो दोनों क्रोमोसोम एक पास आ जाते हैं, कुछ इस तरह से। एक क्रोमोसोम हमारा फादर साइड का है और एक क्रोमोसोम मदर साइड का है, और जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह की ज्वाइनिंग दिखाते हैं तो उसे हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। मैं भी आपको ज्वाइनिंग बना के दिखा देता हूँ। फर्स्ट आर्म कुछ इस तरह से जुड़ेगा, सेकेंड आर्म कुछ इस तरह से, थर्ड आर्म कुछ इस तरह से जुड़ जाता है, और फोर्थ आर्म कुछ लास्ट वाले क्रोमोसोम से इस तरह से। यानी कि एक ज्वाइनिंग यहाँ बन रही है, एक ज्वाइनिंग यहाँ पर, एक ज्वाइनिंग यहाँ पर और एक ज्वाइनिंग यहाँ पर। कुछ इस तरह से क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, जिसको हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड साइनेप्स, दिस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ओके, और अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमें 1, 2, 3 और 4, 4 ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे। लाइक ये अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो इसमें 2 हमें पैटर्नल साइड के और 2 हमें मैटरनल साइड के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसको हम लोग 4 कुछ ऐसे पेयर में सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे जिसको हम लोग टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग टेट्राड बोलते हैं। तो कुछ ऐसा टेट्राड टाइप का स्ट्रक्चर हमें ऊपर से देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पैकाइटिन स्टेज। साइनेप्सिस इज कंप्लीट, साइनेप्सिस यानी ज्वाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स, अब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें जो पार्ट पैटर्नल साइड का है वो मैटरनल साइड के क्रोमोसोम पे चला जाता है, और जो मैटरनल साइड का पार्ट है वो पैटर्नल साइड के क्रोमोसोम पे आ जाता है। तो अगर ये पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम है तो यहाँ पर ये ब्लू कलर के मैटरनल साइड के क्रोमोसोम पे ज्वाइन हो चुका है, और इसमें का क्रोमोसोम एक्चुअली में पैटर्नल साइड के क्रोमोसोम पे ज्वाइन हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें क्रोमोसोम का कुछ पार्ट यहाँ से इस वाले पे ट्रांसफर हो जाता है और उसका कुछ पार्ट इस वाले क्रोमोसोम पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पैकाइटिन स्टेज होती है। नेक्स्ट है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर से ही वेरिएशन आते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का जो एक्चुअल कंटेंट था वो चेंज हो जाता है, कुछ नया कंटेंट ज्वाइन होता है इसमें। ठीक है, तो क्रोमोसोम बाद में एक दूसरे को कंटेंट को चेंज कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, और फिर डिप्लोटीन स्टेज आता है जहाँ पर होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं। जो ये ज्वाइनिंग हुई थी, जो साइनेप्स का फॉर्मेशन हुआ था, ये साइनेप्सिस जो है वो सेपरेट हो जाते हैं क्रोमोसोम, और फिर दे रिमेन अटैच एट वन पॉइंट कॉल्ड द काइस्माटा।
और पूरी तरह से सेपरेट नहीं होते हैं, बस एक पॉइंट पर जुड़े रहते हैं, सेंटर का कोई भी जॉइनिंग नहीं होता है, एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं जिसको हम लोग काइस्मा या काइस्माटा कहते हैं। ठीक है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम हाईली कंडेंस, क्रोमोसोम जो है हाईली कंडेंस हो जाता है, यानी और शॉर्ट हो जाता है और छोटा हो जाता है, कंडेंस्ड एंड थिक। काइस्माटा टर्मिनलाइज, जो जो काइस्मा जो ज्वाइनिंग एक पॉइंट पे बची हुई थी वो भी टर्मिनलाइज हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो मियोसिस 1 का जो सबसे लंबा स्टेज है, जो कि 5 स्टेज में कंप्लीट होता है, जो कि है प्रो पेकाइटिन, हमारा लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन या डाइकिनेसिस, जो ये 5 स्टेज है, इसमें हमारा मियोसिस का प्रोफेज 1 कंप्लीट होता है। और जो रेस्ट ऑफ द स्टेजेस हैं, मेटाफेज, बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं, जहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज होंगे। ओके। फिर स्पिंडल फाइबर्स जो है वो फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को इक्वेटर पे अरेंज करेंगे। फिर यहाँ पर सेपरेशन होगा एनाफेज में, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल की ओर मूव कर जाएंगी। फिर टेलोफेज में एक तरह का डिकंडेंसेशन होगा, और फिर साइटोकाइनेसिस होने के बाद सेल सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरह से मियोसिस 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, और फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। जो 2 डॉटर सेल्स अभी फॉर्म हुई हैं, ये सेकेंड डॉटर सेल्स और ये फर्स्ट डॉटर सेल्स, ये दोनों डॉटर सेल्स अब इक्वेशनल डिवीजन यानी मियोसिस 2 में एंटर करेंगी, और सारा का सारा स्टेप जैसे माइटोसिस में हुआ था वैसा ही सारा स्टेप यहाँ पर कंप्लीट स्टेप कवर होगा, जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पहले ही यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की सेल बनी है उसकी ही आइडेंटिकल कॉपी बनेगी, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन में एक सेल अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाती है। तो यहाँ पर पेरेंट सेल अपने ही जैसे एक और नए सेल्स को फॉर्म कर देगी, और एट द एंड ऑफ टीलोफेज हमें यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है। यानी कि एक सेल ने अपनी कॉपी बनाई तो यहाँ पर एक और सेल बन गई, एक सेल ने अपनी कॉपी बनाई तो यहाँ एक और सेल बन गई, यानी 2 सेल्स बन जाती हैं। ठीक है। तो एट द एंड हमें 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। मियोसिस 2 के सारे स्टेजेस हमारे माइटोसिस के स्टेजेस की तरह ही होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ओके। और इसके मियोसिस 1 के भी सारे स्टेज माइटोसिस की तरह होते हैं, एक्सेप्ट द प्रोफेज 1। ओके। जो कि सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है और 5 स्टेज में डिवाइडेड होता है। ठीक है। अब कंपैरिजन देख लेते हैं मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ डिवीजन, यहाँ पर डिवीजन जो है एक बार होता है और यहाँ पर डिवीजन 2 बार होता है। नंबर ऑफ डॉटर, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसमें आइडेंटिकल रहता है, मेंटेन रहता है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ में रिड्यूस हो जाता है। जेनेटिकल मेकअप सेम रहता है, जेनेटिक में कुछ बदलाव नहीं आता है, और इसमें क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस होता है उसके कारण क्रोमोसोम एक दूसरे से सफल अप कर जाते हैं, और कुछ नया जेनेटिकली डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर नाम का कोई भी स्टेप इसमें नहीं होता है, और क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज के फर्स्ट पार्ट में होता है। ठीक है। वेयर इट ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स, जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनके अंदर होता है, और ये जर्म सेल्स यानी गोनेडिक सेल्स के अंदर होता है। फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, और इसका फंक्शन होता है ओनली द गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है। टाइप्स ऑफ डिवीजन, इट इज़ अ इक्वेशनल डिवीजन, इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। सेनेप्सिस इसमें होता है, इसमें कोई भी इसमें एब्सेंट होता है, और इसमें प्रोफेज 1 में सेनेप्सिस नाम का एक प्रोसेस होता है। वेरिएशन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं प्रोड्यूस होता है, और इसमें सेल के अंदर वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। सो एज द रिजल्ट हमें मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं, और सब में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। ठीक है। सो कंक्लूजन से हम क्या समझ सकते हैं, सेल डिवीजन इज अ फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। सेल डिवीजन एक फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस है जो कि इंश्योर करता है ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, माइटोसिस के दौरान आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, वेयर मियोसिस के दौरान जो है वो आइडेंटिकल सेल्स नहीं बनती, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल्स बन के आ जाती हैं, और इसमें जेनेटिकल वेरिएशन आता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस से। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सेल डिवीज़न का प्रोसेस समझ में आया होगा। माइटोसिस और मियोसिस 2 तरह के सेल डिवीज़न है, जिसमें हमने कुछ कॉमन बातें कवर कर ली हैं। ओके। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।